नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बीए फाइनल ईयर पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड लोक प्रशासन की दूसरी इकाई प्रशासनिक व्यवहार एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर का ये फर्स्ट टॉपिक थ्योरी ऑफ लीडरशिप नेतृत्व के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। नेतृत्व के सिद्धांत लीडरशिप थ्योरीज। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि यहाँ लीडरशिप से मतलब पॉलिटिकल लीडरशिप बिल्कुल नहीं है। राजनीतिक नेतृत्व के बारे में हम बात नहीं करेंगे। इस थ्योरीज़ के अंदर या इन थ्योरीज़ के अंदर हमें प्रशासनिक नेतृत्व के बारे में पढ़ना है, यानी किसी प्रशासनिक संगठन में कोई व्यक्ति किस प्रकार नेतृत्व करता है, कैसे उस संगठन के मानवीय और भौतिक संसाधनों को किस प्रकार वो एकजुट करके और किस तरह से अपने नेतृत्व के द्वारा उनकी गतिविधियों को आपस में समन्वित करते हुए, उनमें कोऑर्डिनेशन बिठाते हुए किस तरह से लक्ष्यों की प्राप्ति वो करता है, उसमें किस तरह से वो उनको लीड करता है, ये हमारी चर्चा का इसमें मुख्य बिंदु रहेगा। तो ये राजनीतिक नेतृत्व के बारे में नहीं, प्रशासनिक नेतृत्व के बारे में हमें इसमें पढ़ना है, ध्यान देना है। तो नेतृत्व का अर्थ क्या है? नेतृत्व किसी भी संगठन के सफलतापूर्वक काम करने और उसके लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अनिवार्य है। यानी किसी भी संगठन के जो लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति के लिए संगठन में कोई न कोई नेतृत्वकर्ता होना आवश्यक है। कीथ डेविस कहते हैं कि बिना नेतृत्व के कोई भी संगठन केवल मनुष्यों और यंत्रों की भीड़ है। क्या करना है, उन उद्देश्यों को किस तरीके से प्राप्त करना है, किस तरीके से अपने संसाधनों को इस्तेमाल करना है, किस व्यक्ति की क्या जिम्मेदारी होगी, कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है, ये सब नेतृत्वकर्ता के द्वारा तय किए जाते हैं। नेतृत्व संभावना को वास्तविकता में बदल देता है। ये वो निर्णायक काम है जो उन सभी संभावनाओं को सफल बनाता है जो किसी संगठन और उसके लोगों में निहित है। यानी किसी संगठन में कुछ करने की क्षमता तो है, लेकिन उस क्षमता को फलीभूत करना, उसको धरातल पर उतारना उसके लीडर का काम है। वही इस कार्य को सफल बनाता है। नेतृत्व की परिभाषाएं, हम दो परिभाषाओं को यहाँ पर देखेंगे। कुंज और डॉनेल की परिभाषा है, नेतृत्व लोगों को एक समान उद्देश्य की प्राप्ति में सहयोग करने के लिए सहमत करने की गतिविधि है। यानी किसी भी संगठन के लिए एक समान उद्देश्य होना आवश्यक है। कोई व्यक्ति किसी उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं, दूसरे व्यक्तियों का उद्देश्य कुछ और ही है, तो वो संगठन है वो अपनी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। तो लीडर का क्या काम है कि संगठन में शामिल जो सारे लोग हैं उन सभी लोगों को एक लक्ष्य के लिए सहमत करवाए कि ये हमारा टारगेट है, हमें ये काम करना है, उस कार्य को निश्चित करवाना, उसके लिए सभी लोगों को सहमत करवा देना, ये भी नेतृत्व का ही कार्य होता है। दूसरी परिभाषा चेस्टर बर्नार्ड की है, नेतृत्व का आशय व्यक्तियों के व्यवहार के उस गुण से है। यानी ये एक व्यवहार की क्वालिटी है जिसके द्वारा वे किसी संगठित प्रयास में लोगों को उनकी गतिविधियों में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। जैसे हम माने कि किसी अधिकारी का कार्य है कि किसी गांव के अंदर मतदान योग्य जिन लोगों की उम्र हो गई है उन सब के लिए वोटर आईडीज़ बनवाना या उनके वोटर कार्ड्स बनवाना, ये किसी अधिकारी का कार्य है। और उस अधिकारी के पास जो भी मानवीय और अन्य संसाधन हैं वो उन संसाधनों को इस काम में किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकता है, कैसे वो उनको एक मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है, इसे हम क्या कहेंगे कि वो किस तरीके से इनको नेतृत्व प्रदान करता है। उसको स्वयं को ये सारा काम नहीं करना है, उसको जो भी संसाधन मिले हैं उनको इस तरीके से संयोजित करना है, इस तरीके से उनको उपयोग में लेना है कि संगठन का जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति संभव हो सके। तो ये थी नेतृत्व का अर्थ और उसकी मुख्य परिभाषाएं। अब है प्रकृति, नेचर ऑफ लीडरशिप।
नेतृत्व की प्रकृति की निम्न विद्वानों ने व्याख्या की है। चेस्टर बर्नार्ड कहता है कि लीडरशिप है ये 3 चीज़ों पर निर्भर करती है। व्यक्ति पर, यानी जो व्यक्ति लीडर बनने वाला है उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ है, क्या वो कुछ इनिशिएटिव ले सकता है, यानी क्या वो अपने दम पर कुछ ऐसे फैसले ले सकता है कि अन्य लोग उसका आदेश या उसके जो सलाह है उसको मानने के लिए तत्पर हो जाएं। दूसरा, उसके फॉलोवर्स कैसे हैं, उसके अनुसरणकर्ता कैसे हैं। लीडर का नेतृत्व तब तक सफल नहीं होगा जब तक लोगों को उसमें विश्वास ना हो, यानी संगठन का जो मुखिया है उसमें संगठन के बाकी लोगों का विश्वास होना चाहिए कि ये हमारे संगठन की भलाई चाहता है, संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति ही इसका भी परम उद्देश्य है, या ये जो भी फैसला लेगा वो संगठन के लिए लाभकारी होगा। ऐसा विश्वास यदि अनुसरणकर्ता अपने लीडर में रखते हैं तो वहाँ एक सफल नेतृत्व देखने को मिलता है। और तीसरी चीज़ है कंडीशंस फेवरेबल होने पर ही लीडरशिप है वो सफल हो पाती है। इसके अलावा MP फॉलेट ने भी बताया है कि नेता है वो केवल अपने समूह को प्रभावित नहीं करता बल्कि स्वयं भी उससे प्रभावित होता है। उन्होंने इस परस्पर जो संबंध है, यानी प्रभावित करना और प्रभावित होना, इसे एक गोलाकार प्रतिक्रिया कहा है। उनके अनुसार नेतृत्व 3 तरह का हो सकता है। पद का नेतृत्व, नेता औपचारिक प्राधिकार के पद पर होता है, यानी स्कूल में या कॉलेज के जो प्रशासनिक संगठन है उसको यदि हम देखें तो प्रिंसिपल है, उसके पास अथॉरिटी है, वो अपने पद के कारण ही इस संगठन का या इस समूह का वो मुखिया है, ठीक है। तो वो है उसका औपचारिक प्राधिकार होने के कारण वो हमारा लीडर है। दूसरा, व्यक्ति का नेतृत्व, यानी कोई स्टाफ सदस्य ऐसा हो सकता है जो मुखिया के पद पर तो नियुक्त नहीं है, लेकिन उसके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ है, उसके अंदर ये गुण हैं, उसका शक्तिशाली व्यक्तित्व है कि बाकी लोग जो हैं वो उसको स्वतः ही उसकी सलाह को मानते हैं या नेतृत्व के लिए उसकी ओर वो देखते हैं। तीसरा है कार्य का नेतृत्व, यानी पद के साथ साथ व्यक्तित्व भी प्रभावी होता है, उसे हम कार्य का नेतृत्व कहते हैं। फॉलेट के अनुसार आधुनिक समय में जिन लोगों के पास कार्यात्मक ज्ञान है, यानी जिनको कार्यों का अनुभव है, वो संगठनों में नेतृत्व करते हैं, न कि वो लोग जिनके पास कोई औपचारिक पद है। यानी किसी संगठन के अंदर संगठन के औपचारिक हेड है, उनको यदि कार्यों का अनुभव नहीं है तो स्वतः ही अन्य सदस्य जो हैं, जो कि पद में उनसे नीचे हैं लेकिन कार्य का उनके पास यदि अनुभव होगा तो वो स्वतः ही लीडर की भूमिका में उस संगठन में स्थापित हो जाएंगे। फिर है प्रभाव के स्रोत। जॉन फ्रेंच और बर्ट्रम रेवन ने नेतृत्व के आधार पर नेता के प्रभाव के 5 स्रोत प्रस्तावित किए हैं। यानी कोई नेता अपने अनुयायियों पर या फिर उसका जो समूह है उस पर किस तरीके से अपना प्रभाव स्थापित करता है, किस तरीके से अपना इफ़ेक्ट है वो उनके ऊपर छोड़ सकता है, तो उसके 5 सोर्सेज हैं वो बताए गए हैं। पहला है बाध्यकारी शक्ति। ये भय पर आधारित होती है। इसमें नेता के पास अनुयायियों को दंडित करने की क्षमता होती है। यदि हम इसको अपने कॉलेज के एग्जाम्पल से ही समझें तो प्रिंसिपल जो है उसके पास एक अथॉरिटी है, उसके पास एक प्राधिकार है कि अन्य स्टाफ सदस्य उसके द्वारा कहे गए कार्यों को पूरा न करे तो वो उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही है उसकी अनुशंसा कर सकता है। तो इसके ये बाध्यकारी प्रभाव का मतलब है कि नेता जो है उसके पास अपने फॉलोवर्स को दंडित करने की क्षमता होती है और इस दंड के भय से ही अनुयायी है वो उसके निर्देशों को, उसकी लीडरशिप को मान लेते हैं। तो ये कई तरीके की हो सकती है, निलंबन, वेतन कटौती और पदावनति, यानी पद में नीचे की ओर उसको मूव करवा देना। दूसरी प्रभाव का स्रोत है पुरस्कृत करने की शक्ति। यानी दंड देने के साथ साथ यदि नेता में पुरस्कार की शक्ति है तो भी उसके नेतृत्व को माना जाता है। इसमें नेता अनुयायियों को पॉजिटिवली उनको पहचानता है और उपयुक्त पुरस्कार देने की
उसके पास कैपेसिटी होती है। ये मौद्रिक भी हो सकते हैं और गैर मौद्रिक भी हो सकते हैं, जैसे बोनस इत्यादि देना या कोई अवकाश का लाभ उन्हें देना अच्छा परफॉर्म करने पर। ये सारे पुरस्कार है नेतृत्व के द्वारा प्रदान किए जा सकते हैं। तीसरी है वैधता स्थिति। वैधता स्थिति है ये औपचारिक प्राधिकार से जुड़ी है। ये शक्ति संगठन में नेता की स्थिति से पैदा होती है। कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल की जो स्थिति है उसके कारण ही उसका अपने स्टाफ मेंबर्स पर और अपने स्टूडेंट्स पर जो प्रभाव है वो वैधता शक्ति के अंतर्गत आता है। चाहे उसको कार्यात्मक अनुभव है या नहीं, चाहे लोग उससे भय रखते हैं या नहीं, चाहे उसके पास लोगों को पुरस्कृत करने की क्षमता है या नहीं, लेकिन फिर भी उसकी लीडरशिप को फॉलो करते हैं क्योंकि उसके पास वो पोस्ट है कि वो इस इंस्टीट्यूशन का हेड है। तो इसको हम वैधता शक्ति कहते हैं। अनुयायी जो है वो नेता की सत्ता है उसको आभार स्वीकार उसको कर लेते हैं। फिर है विशेषज्ञता शक्ति। ये नेता के ज्ञान, उसके विशेष कौशल, उसके अनुभव या उसके पास जो महत्वपूर्ण सूचनाओं की जानकारी है उसके ऊपर आधारित होती है। यानी संगठन में किसी व्यक्ति के पास यदि सूचनाओं का भंडार है, वो अपने डिपार्टमेंट के बारे में, अपने कार्यों के बारे में अप टू डेट उसके पास नॉलेज है, उसके पास कोई स्किल है जिससे वो संगठन को यदि फ़ायदा पहुंचा सकता है, तो संगठन के समस्त लोग स्वतः ही उसके अनुयायी बन जाते हैं। फिर है उद्धरण शक्ति। ये व्यक्तिगत आकर्षण के ऊपर निर्भर करती है, यानी उसकी आदमी की पर्सनैलिटी कैसी है। कुछ लोगों की पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि वो स्वतः ही लीडरशिप में आ जाते हैं या फिर अपने संगठन में एक महत्वपूर्ण स्थान है वो प्राप्त कर लेते हैं, और उनके फॉलोवर जो हैं वो अपने नेता को एक आदर्श व्यक्ति के रूप में देखते हैं। इसके बाद है लीडरशिप स्टाइल। यानी लीडर है वो अपने फॉलोवर्स के साथ कैसे संबंध स्थापित करता है, किस तरह का उनके बीच में कम्युनिकेशन होता है, इसके आधार पर लीडरशिप की 3 स्टाइल्स हैं वो पहचानी गई है। पहली है डेस्पोटिक स्टाइल या फिर जिसको हम कहते हैं निरंकुश शैली। निरंकुश शैली इसमें नेता है वही सभी नीतियों को तय करता है, आदेश देता है और अधीनस्थों को केवल उसका पालन करना होता है। यानी अधीनस्थ जो हैं, फॉलोवर्स जो हैं, वो अपनी तरफ से कोई सुझाव देना या फिर उसकी नीतियों में कोई बदलाव करना ऐसी मांग वो नहीं कर पाते हैं। अथॉरिटेटिव स्टाइल का ये नेतृत्व होता है। जैसा कि इस चित्र में दिखाई दे रहा है, सेंटर पॉइंट में लीडर है और बाकी चारों तरफ सबॉर्डिनेट्स है, और वे ऑफ कम्युनिकेशन है वो वन वे है। लीडर की तरफ से आदेश जाते हैं और सबॉर्डिनेट या फिर अधीनस्थ हैं वो केवल उनको फॉलो करते हैं, वो अपनी तरफ से कोई सुझाव लीडर को नहीं देते हैं। तो इसे हम निर्देशात्मक शैली भी कह देते हैं। दूसरा स्टाइल है डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप या जनतांत्रिक शैली। जनतांत्रिक शैली में इसमें सबॉर्डिनेट्स की या अधीनस्थों की भी नेतृत्व में भागीदारी होती है। वो अपने लीडर से आदेश लेते भी हैं और उसको अपने सुझाव भी देते हैं। लीडर है वो कोई भी निर्णय लेने से पहले जो अधीनस्थ हैं उनसे अवश्य चर्चा करता है, उनको अपने निर्णय में भागीदार बनाता है, और सारे ही निर्णय जो ऐसे संगठनों में होते हैं सामूहिक चर्चाओं से ही निर्मित होते हैं और संचार है वो मुक्त रूप से प्रवाहित होता है। तो ये जो चित्र है इसमें सेंटर पॉइंट पे लीडर है और सबॉर्डिनेट्स हैं। सबॉर्डिनेट आपस में भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, 2 या 2 से अधिक अधीनस्थ है वो आपस में भी चर्चा कर सकते हैं और अपने लीडर के साथ भी वो चर्चा करते हैं। तो ये थी जनतांत्रिक शैली। अगली शैली है अहस्तक्षेप शैली। हस्तक्षेप शैली है, इसमें नेता है वो सबॉर्डिनेट्स को सिर्फ सुपरवाइज़ करता है, ये कैसा काम कर रहे हैं सिर्फ उसका पर्यवेक्षण करता है, खुद उस कार्य के अंदर या नियम निर्माण, नीति निर्माण है उसमें कोई भाग नहीं लेता और सब कुछ किसके ऊपर छोड़ देता है, अपने अधीनस्थों के ऊपर ही सब कुछ है वो छोड़ देता है। इसमें नेता की न्यूनतम भागीदारी होती है, नेता कोई भाग नहीं लेगा निर्णय निर्माण में, और समूह जो है
उसको निर्णय लेने की आज़ादी दी जाती है। नेता का काम क्या होता है? ऐसे संगठनों में नेता का काम है, अधीनस्थों ने यदि कोई सूचना मांगी है, कोई उत्पाद मांगा है, तो वो अधीनस्थों को उपलब्ध करवाया जाए। तो ये हमारे नेतृत्व की अर्थ परिभाषा, उसकी प्रकृति और नेतृत्व की विभिन्न शैलियाँ थी। और इसके आगे हम पढ़ेंगे नियंत्रण के विभिन्न सिद्धांत। धन्यवाद।